हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस की थी कि भाई निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं पेपर 2 के उन सभी विषयों की क्लासेस निश्चित रूप से शुरू करूंगा जिसका इंतज़ार आप सबको है। तो वो इंतज़ार आज कहीं ना कहीं एक विषय के लिए ख़त्म हो रहा है, वो विषय है ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि भाई ज्योग्राफी के सर मैम नहीं है, क्लास टीचर नहीं है, क्या वहाँ पर ज्योग्राफी की तैयारी नहीं कर सकते। तो तेजस एकेडमी में बिल्कुल आप निश्चित रूप से तेज ज्योग्राफी की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 आपका चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉम्बो पैक जो ज्योग्राफी छूट रही थी आपके पेपर 1 पेपर 2 से, उसको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के। मैम का नाम सुरभि है और ये 2-3 टाइम नेट जेआरएफ खुद क्वालिफाई की हुई हैं और अभी प्रेजेंट में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर पीएचडी के अंदर इनरोल्ड है। ठीक है, तो इनसे मेरी बातचीत हुई और इनकी जो स्ट्रैटेजी मैंने देखी है काफ़ी अच्छी है एग्ज़ाम को निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज का एग्ज़ाम काफ़ी एनालिटिकल हो चुका है, विश्लेषणात्मक हो चुका है। तो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपके पास वो सारी पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। तो मैंने इनके पास देखा स्ट्रैटेजी, क्योंकि एज अ कहीं ना कहीं मैं भी बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने खुद क्रैक किया हुआ है, तो मैं स्ट्रैटेजी देखकर ये समझ सकता हूँ कि हाँ, इस स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। बाकी मैं भूगोल नहीं जानता, लेकिन क्योंकि वो भूगोल तो इनकी अपनी सब्जेक्ट है तो वो अपना बताएंगे। स्ट्रैटेजी में दोनों कॉमन होती है किसी भी एग्जाम को, चाहे हम कॉमर्स से हो चाहे आप हिस्ट्री से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, स्ट्रैटेजी दोनों कॉमन होती हैं। तो स्ट्रैटेजी मैंने देखी और उस स्ट्रैटेजी से मैं खुश होकर के मैंने कहा कि निश्चित रूप से आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है। और आप उस बच्चों के बीच में जो भी आपने स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम को क्रैक किया है उसको शेयर करिए। तो आज से ज्योग्राफी की क्लासेस मैम खुद संभालेंगी और आज फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है। तो आज मैम को कहा कि एक बार सिलेबस को डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप तो बोलते हैं कि मेरे पास सिलेबस नहीं है। देखिए, आपके पास सिलेबस है, ये मैं भी जानता हूँ, मैम भी जानती है और आप भी जानते हैं, बट सिलेबस के अंदर हमें क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चंस किस लेवल से आती हैं, किस तरीके से आती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो निश्चित रूप से आप पेन पेपर लेकर बैठिएगा और साथ में सिलेबस अगर आपके पास हो हार्ड कॉपी में तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी को लेकर के देखिएगा कि यूनिट नंबर 1 में क्या है और वहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़नी है। क्योंकि अभी जानते हैं कि मैंने एक टारगेट बैच 70 डेज के लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर मैं उन सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट डे है तो आज हम सिलेबस, ठीक है। और आज मैम का फर्स्ट डे है थोड़ा सा पैनल पर, तो पैनल के मैं हेल्प करने के लिए मैं क्लास में बिल्कुल मौजूद हूँ। जहाँ तक मैम को दिक्कत होगी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे है इस वजह से। तो मैं भी क्लास में प्रेजेंट हूँ और आप भी हैं। एंड अगर आपको क्लासेस लेनी हो ज्योग्राफी की तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप वहाँ पर कॉल करके व्हाट्सअप करके हमारे क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। और एज अ डेमो मैं 5 से 6 वीडियोज़, मतलब ये सप्ताह पूरा का पूरा लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लगभग 1K तक पहुँचने वाले हैं, तो उसमें आप 1K तक योगदान दीजिए। एंड आने वाले समय में इकोनॉमिक्स एंड वो सभी तरह के विषय जो भी आप चाहते थे उन सभी तरह के विषयों को मैंने स्टार्ट किया। बस आपसे सहयोग और मदद की अपेक्षा कि आप अच्छे से पढ़ें, साथ मिलकर तैयारी करें और कुछ अच्छा अचीव करें। तो सब जानते हैं कि भाई आज कल पहले जो शिक्षक वाले बीएड वाले आप जानते थे कि क्या परेशानी है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर अभी थोड़ा सा हल्का है, तो इस सेक्टर की तरफ थोड़ा सा हाथ लगाते हैं और अपने एम को अचीव करते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बाकी मैम बात कर रही हैं और मैं अपना तब तक टेक्निकल टीम संभालता हूँ, ठीक है। थैंक यू मैम, लीजिए। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सुरभि। जैसा कि सर ने बताया कि मैं अभी करेंटली LNMU ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 3 बार क्रैक कर चुका है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, हमें सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना सिलेबस से स्टार्ट करूँगी और स्टार्ट करते हुए मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि मैं आगे ये जो हमारे दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम, जिसमें हम कह सकते हैं कि 70 डेज़ बचे हैं, तो 70 डेज़ का एक टारगेट बैच मैं स्टार्ट करूँगी। मैं तेजस एकेडमी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करके आगे बढ़ सकूँगी। और जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कतें आएंगी डेफिनेटली मैं उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के साथ स्टार्ट करती हूँ। ये मैम सिलेबस आप करा क्लीन कर देता हूँ यहाँ सर, आपको ऊपर बढ़ाना है इसको। ओके और ऊपर चलना है। नहीं, ठीक है सर।
तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे ज्योग्राफी नेट के सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो जियोमॉर्फोलॉजी है, सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड ओशियनोग्राफी, फोर्थ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, फिफ्थ हमारा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, सिक्स्थ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल डेवलपमेंट, 7 हमारा कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 8 हमारा ज्योग्राफिक थाउट, 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक्स एंड 10 यूनिट हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब मैं यूनिट वाइज आप लोगों को जो सिलेबस है और उनके साथ क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो रही है मैं डिस्कस करता चलती हूँ आप लोगों के साथ। यस, ये जियोमॉर्फोलॉजी, इसका जो सबसे फर्स्ट थ्योरी आ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में दो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, एक वैगनर का और एक टेलर महोदय का। ये दोनों ही थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ज्योग्राफी का कोई भी पेपर लिख रहे हो, यूजीसी नेट का लिख रहे हो या किसी भी आप टीचिंग एग्जाम में लिख रहे हो, पीजीटी में लिख रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में लिख रहे हो, कोई भी एग्जाम ज्योग्राफी का होगा वहाँ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें एक वैगनर महोदय की आती है और एक हमारे टेलर महोदय की आती है। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। ये थ्योरी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दी गई नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण ये थ्योरी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हमारी ज्योग्राफी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी यूनिट्स हैं इसमें कुछ मॉडल और थ्योरी आ रहे हैं। तो मैं मॉडल और थ्योरी का आप लोगों को अलग से भी डिस्कशन करूँगी। मैंने इन सारे मॉडल एंड थ्योरी को निकाल के एक अलग सेक्शन बनाया है जिसमें मॉडल और थ्योरी, क्योंकि पूरे ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ज्योग्राफी में जितने मॉडल्स हैं उन सब मॉडल को अगर मैं अलग रखती हूँ तो वो एक अलग यूनिट खुद बन जा रहा है और उससे नहीं भी तो 15 to 20 क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी में आप मॉडल एंड थ्योरी पर स्पेशल फोकस दीजिएगा। फिर हमारा इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसमें भी हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस में हम वॉल्केनो, अर्थक्वेक इनकी बातें करते हैं। वहीं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हमारे इरोजनल, डिपोजिशनल, वेदरिंग जो कॉन्सेप्ट है इनकी बातें करते हैं। इसमें हमारा एक और मॉडल हम देखने को मिल रहा है, वो है प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, जिसमें हमारे डेविस महोदय, एलसी किंग और पेंग इन तीनों का मॉडल है। इसमें ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस मॉडल में अभी हम लोग मॉडल कब दिया, किसने दिया और उन्होंने मेन पॉइंट्स क्या बताए, क्योंकि तीनों ने कहीं ना कहीं एक ही टर्म को लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है। तो उन्हें हमें कंपैरेटिव वे में इन तीनों मॉडल को देखना होगा। और जैसा कि अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट हमने पढ़ा और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ गए, नहीं। अभी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अभी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, एनालिटिकल आ रहे हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, उसको एनालिसिस करना नहीं जानेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे क्लियर करना है उसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना है। फिर अगर हम अर्थ मूवमेंट में बात करें तो इसमें हमारा सिस्मिसिटी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमारा फोल्डिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोल्डिंग में बहुत सारे फोल्ड आते हैं, उन सभी फोल्ड को हमें पढ़ना होगा कि कौन से फोल्ड कैसे बनते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दैट्स इट। और अगर जियोमॉर्फोलॉजी में हमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं तो वो है इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वेरियस एजेंट्स के हमें पढ़ने होते हैं। लाइक कास्ट,
एरियल, या हम इसे एरिड भी बोल सकते हैं, फ्लूवियल, ग्लेशियर, सी वेव्स, इन सब के ये सारे एजेंट हैं, डिफरेंट एजेंट हैं, ये सब इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनका अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से ना पूछे गए। मैं आगे डिस्कस करूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी क्वेश्चंस और बताऊंगी भी कि इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कास्ट हो, फ्लूवियल हो, एरिड हो, या हम कह सकते हैं ग्लेशियर हो, सी वेव्स हो, इन सब से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं, किसी लैंडफॉर्म का नाम दे दिया, जैसे कि नाम दे दिया लॉयस, लॉयस एक लैंडफॉर्म है, क्वेश्चन दे दिया कि लॉयस लैंडफॉर्म जो है वो किस एजेंट से फॉर्म हुआ है, या वो इरोजनल है या डिपोजिशनल है। कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी हमें मैचिंग में क्वेश्चन मिलते हैं कि एक साइड एजेंट दिए होते हैं और एक साइड लैंडफॉर्म्स दिए होते हैं। कभी हमें एक साइड लैंडफॉर्म्स होते हैं, दूसरे साइड फीचर्स उसके वो इरोजनल हैं, डिपोजिशनल हैं। तो इस तरह के वेरियस टाइप के क्वेश्चन हमें इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में देखने को मिल रहे हैं। ये तो हो गई हमारे जियोमॉर्फोलॉजी की बात। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसके जो थ्योरीज हैं वो, और इसके जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो, एंड हमारी फोल्डिंग और वॉल्केनो, अर्थ के इंटीरियर, इन चीज़ों पे हमें मेन फोकस करना है जियोमॉर्फोलॉजी में। हाँ। और अब मैं चल रही हूँ आपके सेकेंड यूनिट की तरफ, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का जैसा कि फर्स्ट टॉपिक ही है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हम लोग जब से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, लेकिन हम इसे इजी समझकर छोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक से क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इंसोलेशन, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो उसका जो उष्मा आना और उष्मा उसमें जाना, हीट बजट में हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया। फिर हमारा इसमें हम चले आते हैं देखने के लिए टेम्परेचर, एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है एस्पेक्ट्स कि अर्थ हमारी गर्म कैसे होती है और ठंडी कैसे होती है। इसका दो है, कूलिंग एस्पेक्ट और हीटिंग एस्पेक्ट अर्थ का, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर देखते हैं। तो इसमें हमारा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नथवेट, ये हमारा मॉडल है और ये यहाँ भी है, और फिर हमें यही मॉडल यूनिट 10 में भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हमें इसे इंडिया के एस्पेक्ट में पढ़ना है और यहाँ हमें वर्ल्ड के एस्पेक्ट में पढ़ना है। ये एक मॉडल है और लगभग हर एग्जाम में इस मॉडल से एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये मॉडल समझ नहीं आता है, क्योंकि इसमें थोड़े टर्म्स हैं जो ऐसे पढ़ने में थोड़ा लगता है कि बहुत हैवी हो रहा है, हैक्टिक हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसे कैसे कवर करना है वो भी बताऊंगी। और आप लोग भी डेफिनेटली, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी इसको बहुत इजी मॉडल समझने लगेंगे जब मैं इसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। फिर इंसो इवेंट्स, इसमें अल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन, ये तीन इवेंट्स हैं जिसमें अल नीनो और ला नीना मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है। और ये मेट्रोलॉजिकल हजार्ड को हम यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हम
दूसरा भी सेक्शन है इन्वायरमेंट वाला, वहाँ भी ये दिया हुआ है। फिर हम यहाँ साइक्लोन देख लेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट आ रहा है थंडरस्टॉर्म आ रहा है, और इसमें हमारा हेलस्टॉर्म, हीट एंड कोल्ड वेव्स आ रहा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ये हीट एंड कोल्ड वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्थानीय वायु होती हैं तो उनके नाम पूछे जाते हैं कि वो हीट वेव है या कोल्ड वेव है या किस एरिया में ये वेव चलता है, इस तरह से इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एविडेंस और काउजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट ओशियनोग्राफी। ये यूनिट काफ़ी छोटा है, कुछ 5-6 टॉपिक ही हैं इसमें और लगभग ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलीफ ऑफ ओशियन इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी। रिसेंट जो एग्जाम हुआ है हमारा जून 23 वाला, उसमें यहाँ से इस डेंसिटी, सैलिनिटी और टेम्परेचर से नहीं भी तो 4-5 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से पूछे गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका ये एक वार्म एंड कोल्ड करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा करंट वार्म है, कौन सा करंट कोल्ड है और कौन से ओशियन में है, उसका फ्लो कैसा है, वो नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर है, नॉर्थ ओशियन में है, सदर्न ओशियन में है, इस तरह के क्वेश्चन वार्म एंड कोल्ड करंट से आ रहे हैं। और इसको हम आगे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और साइक्लोन तो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया है। ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें हमारा इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोसिस्टम, फिर ह्यूमन इकोलॉजी, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम 3 एनर्जी फ्लो और साइकिल में हम ये जैसे जियोकेमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें नाइट्रोजन साइकिल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नाइट्रोजन साइकिल, इसमें इसके 5 फेजेस हैं, उन 5 फेजेस से क्वेश्चंस घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन एंड फूड वेव, फिर डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी से सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, डीप इकोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट दे देता है और उसका डेफिनेशन हमारे ऑप्शंस में दे देता है डिफरेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डीप इकोलॉजी से। हाँ, हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को पढ़ेंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हमारे 2-3 यूनिट में मिल रहा है, हमें क्लाइमेटोलॉजी में भी मिला, कुछ हैजार्ड्स हमें ओशियनोग्राफी में भी है। तो हम इन्वायरमेंट में, क्योंकि उसको हम ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, तो इन्वायरमेंट में आकर के हम डिजास्टर्स को पढ़ लेंगे। हाँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर डिजास्टर आ जाता है अर्बन हीट आइलैंड और हमारा पॉल्यूशन। एक अच्छी बात यह है कि ज्योग्राफी के सिलेबस में कि हमारा जो यूनिट 4 है ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे पेपर में भी एक 1 में भी एक यूनिट है इन्वायरमेंट। तो बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ और वहाँ सेम मिल जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ना है तो पेपर 1 छोड़ देना है, नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं हम। ज्योग्राफी और पेपर 1 दोनों को साथ लेके चलना है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने सब्जेक्ट में इस तरह मग्न हो जाते हैं कि वो पेपर 1 को भूल जाते हैं और वहीं पर वो उनका ड्रॉबैक यही हो जाता है, वहीं वो पीछे रह जाते हैं। अगर आप 4 घंटे इसको दे रहे हैं तो आपको 2 घंटे पेपर 1 को भी देने होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर यहाँ है तो 50 क्वेश्चन वहाँ भी हैं, तो हम उसको छोड़कर नहीं चल सकते। तो यहाँ से हम वहाँ मिला लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सेम आ रहे हैं, उन टॉपिक को हम अलग एक पेज में नोट कर लेंगे और उसे इस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि हमारा पेपर 1 भी कवर हो जाए और हमारा पेपर 2 भी कवर हो जाए। हाँ, नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसी, ये भी हमारा यूनिट 1 पेपर 1 और यहाँ ज्योग्राफी दोनों में आ रहा है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ज्योग्राफी में भी आएगा क्वेश्चन और आपको पेपर 1 में मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज। इसमें ब्रटलैंड कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट,
एक बार के एग्जाम में इस एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एक क्वेश्चन पेपर 1 में था और 2 क्वेश्चन पेपर 2 में था। इस एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन, मतलब कि 6 नंबर आपके बन रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21 और एसडीजी गोल हमारा। पेपर 1 में एक एमडीजी भी है, छोटा छोटा टॉपिक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और पेरिस एग्रीमेंट। इन चीज़ों को देखना है हमें ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट में। अच्छा, फिर हम चल रहे हैं हमारा यूनिट 5। हाँ, अभी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हम देख रहे हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है थोड़ा वो ऐसे टर्म करके आ रहा है, जैसे हमारा जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। बाकी ये जो पेपर है जिसको सब बच्चे एकदम इजी लेके चलते, कुछ है इसमें, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, हो जाएगा, नहीं, इसके क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट टर्मोलॉजी से आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं कि आपको पढ़ने के बाद भी लगेगा क्या था, हम पढ़े थे, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शंस जो रहते हैं क्वेश्चन के वो बहुत ही घूमे हुए रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है। तो इसमें हमें सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा, जानते हैं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि पॉपुलेशन डाटा का जो सेंसस सोर्स है कैसा है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, किस तरह का सोर्स है, इस तरह से क्वेश्चन आ गए थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सेंसस देख लेंगे और वाइटल स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, इससे आता है क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ, छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें बस ये देखना है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है और ग्रोथ कैसे हुआ है, रिसेंट तक में ग्रोथ कैसे बढ़ा है वर्ल्ड का पॉपुलेशन का, दैट्स इट। फिर देखो हमारा मॉडल यहाँ फिर आ रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थस, सैडलर, रिकार्डो, फिर ये नहीं, तो ये हमारा एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारा इसमें माल्थस, सैडलर और रिकार्डो का थ्योरी है। ये थ्योरी को भी हमें थोड़ा कंपैरेटिव वे में पढ़ना होगा, क्योंकि तीनों ने पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड ही थ्योरी दिया है। तो आखिर क्या डिफरेंस है तीनों में, क्वेश्चन वही पूछता है एग्जाम में, तीनों के कॉन्सेप्ट को मिला करके ऑप्शन बना देंगे, फ्रेम कर देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी चीजें हैं जो माल्थस की थ्योरी से रिलेटेड है, या सैडलर की थ्योरी से रिलेटेड है, या माल्थस की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम कंपैरेटिव वे में पढ़े रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन उससे रिलेटेड है कौन नहीं है। फिर माइग्रेशन में तो कुछ ऐसा है नहीं, पॉपुलेशन कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें एज, सेक्स, रूरल, अर्बन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और फिर है पॉपुलेशन पॉलिसीज, कि कौन से कंट्री ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप कंट्री हो या एलडीसीज हो, कहाँ पे पॉलिसी लाई गई है, नहीं लाई गई है, अगर लाई गई है तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, बस इन चीज़ों को देखना है, दैट्स ऑल। फिर हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये बात हो गई यूनिट 5 के पॉपुलेशन की। अच्छा, यूनिट 5 में आपको मॉडल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 4 मॉडल हमने अभी डिस्कस कर लिया, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और 3 थ्योरी हो गई हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ वाली। यहाँ फिर हमें मिलेगा, इसमें रूरल सेटलमेंट के टाइप भी देखेंगे हम, पैटर्न, रूरल सेटलमेंट के टाइप एंड पैटर्न देखेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन। इन थ्योरीज में हमें सिर्फ इतना देखना है कि जैसे गॉर्डन चाइल्डी, हेनरी पिंडे और लुइस मम्फोर्ड ने जो टर्म दिए हैं वो कौन कौन से टर्म है, दैट्स ऑल, इतना ही पूछता है इससे। इस थ्योरी में ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैक्टर्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, ये देख लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे फिर मॉडल आ रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट मॉडल है, द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये क्रिस्टॉलर की भी और लॉस की भी, रिसेंट एग्जाम में भी ये यहाँ से क्वेश्चन आए थे जून वाले पेपर में। फिर यहाँ मॉडल आ रहा है मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, बर्गिस का, हैरिस उलमेन का और होमर हॉइट का। यहाँ 3 ही मॉडल मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आपके बिड रेंट थ्योरी से भी आ रही है।
कुछ चीज़ें सिलेबस के बाहर भी आती हैं। फिर हम लोग इसमें देख लेंगे ग्लोबल सिटी, ईज सिटी और रूरल अर्बन फ्रिंज, सोशल सेग्रीगेशन इन द सिटी, इतनी चीजें हैं जो हमें सेटलमेंट ज्योग्राफी में जरूर देख लेनी चाहिए। आपके पास टाइम हो तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सिलेबस का कोई टॉपिक छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन अगर कम टाइम में हमें क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, मैं उन चीज़ों को बता रही हूँ आप लोगों को। फिर यूनिट 6 हमारा आता है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्वार्टरनरी जो एक्टिविटी होती है, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जून के एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आए। बहुत इजी है और हम लोग पढ़ने के बाद तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी किस में हमें क्लासीफाई करना है। और इसमें फिर नेचुरल रिसोर्स में हमारा क्लासिफिकेशन उसका और डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट आ रहा है। फिर हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के ज़्यादातर पार्ट हमको इसमें भी मॉडल्स के मिलेंगे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इसमें अगर हमें पढ़ लेना है तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन और लैंड यूज प्लानिंग पढ़ लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे मॉडल आ रहा है, वेबर का मॉडल, डोई का, रफीउल्ला का, मेथड ऑफ डिलिनेटिंग क्रॉप कंबाइनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर वॉन थ्यूनेन का मॉडल है हमारा लैंड यूज प्लानिंग का। फिर हमारा इसमें विटलसी का भी मॉडल आएगा एक, ये एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये विटलसी का मॉडल है। तो ये लगभग एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी आपका मॉडल से ही कवर हो जाएगा। और इसमें बस एक वो क्रॉप कंबाइनेशन वाला जो पार्ट है ना, सॉरी ये नहीं, ऊपर देख रहे हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये पार्ट हमें बस थ्योरी में देख लेना है, बाकी हमें मॉडल में कवर हो जाएगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। फिर है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। हाँ, इसमें भी हमें बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे। हमारा थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, वेबर का, हुबर का, लॉस का, एलन प्रेट का, डीएम स्मिथ का, और इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। और ये जो देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, तो ये ग्लोबलाइजेशन हम यहाँ भी देखेंगे और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में भी देखेंगे। तो हमें ग्लोबलाइजेशन को ट्रांसपोर्ट से कवर करना है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ग्लोबलाइजेशन के कई टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ से ब्रॉड वे में कवर कर लेना है हमको, यहाँ इसको कवर करने की आवश्यकता नहीं है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में भी ज़्यादा मॉडल ही आएंगे आपको, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, उलमेन का, हर्स्ट का। इसमें हर्स्ट को हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे अभी तक के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखे गए। और फिर इसमें मॉडल आएगा स्पेशल फ्लो मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर हम लोग ये देखेंगे WTO, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न, ये इसमें हमें देखना है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में बस। फिर रीजनल डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स, अच्छा, टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स, फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन्स। फिर इसमें हम थ्योरी में आ जाएंगे, तो हमारे रीजनल डेवलपमेंट की थ्योरी है हिर्समैन की, गुनार मेड्रेल की, जॉन फ्रीडमैन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रीडमैन के टॉपिक। फ्रीडमैन का जो मॉडल है, लगातार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि लगातार फ्रीडमैन के मॉडल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, हाँ, और इसमें एक हमको पढ़ना है ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स और सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स में जैसे हमारे
चिपको आंदोलन हो गया, और फिर हमारा जंगल बचाओ आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। इस तरह के जो कुछ मूवमेंट्स हैं जो सोशली चलाए गए हैं, उन मूवमेंट्स को हमें इसमें देखना है। बस इतना ही देखना है इसमें हमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा यूनिट 7 है कल्चरल सोशल ज्योग्राफी का। इसमें हमें देखना है कल्चरल कॉम्प्लेक्स एरियाज, कल्चर एरियाज एंड रीजन, कल्चरल इकोलॉजी, well-being and quality of life, social exclusion, ट्राइब का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइब से लगभग 1-2 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं एग्जाम में। रिलीजन और लैंग्वेज, रिलीजन और लैंग्वेज हालांकि ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ब्रॉड है, हम लोग उसमें कितना भी पढ़ लें वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेट करके हमें इसे जानना होगा। और हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया, इन चीज़ों को हमें देख लेना है कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी में। एक कल्चरल कन्वर्जेंस भी है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर यूनिट 7 में ही हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। इसमें बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर आप देखे ही होंगे, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा तो आपको पता होगा कि बाउंड्री और फ्रंटियर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कब किसी साल बाउंड्री तो किसी साल फ्रंटियर, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर हमारा थ्योरी आ जाता है हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म और इलेक्टोरल रिफॉर्म में बस इतना जानना है कि रिफॉर्म क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट्स ऑल। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में इलेक्टोरल बिहेवियर को प्रभावित करती है, बस सिर्फ पॉइंट जान लेना है। इसमें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, आसियान, ओपेक और EU, इसको हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। ये हम उधर भी देखे थे, हमारा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक, वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थाउट में हमारा आ जाता है ग्रीक स्कॉलर, रोमन, अरब, इम्पोर्टेंट में। और इंडियन स्कॉलर में कुछ 1-2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जान लेनी है, बस इसमें इम्पॉर्टेंट हमारा ग्रीक, रोमन और अरब आ जाता है। और फिर वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रीटर, सेफर और हार्टसन ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ये देखेंगे। डार्विनियन थ्योरी, थाउट में भी हमारी थ्योरी है डार्विनियन थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसमें देख लेंगे ड्यूलिज्म, जो ड्यूलिज्म की शुरुआत वारेनियस के द्वारा ही की गई थी, तो कौन कौन से ड्यूलिज्म हैं बस इतना जानना है। और पैराडाइम शिफ्ट, इसमें हमें जानना है पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, इस सारे टर्मिनोलॉजी को हमें देख लेना है कि कौन से टर्मिनोलॉजी किसके द्वारा दिए गए हैं और इन टर्मिनोलॉजीज में किन चीज़ों को बताया गया है। बस थाउट में एक सेक्शन आता है जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया लेकिन हमें पढ़ लेना होता है, वो है बुक एंड ऑथर्स। लगातार ज्योग्राफी के पेपर में आप देखिएगा 3-4 क्वेश्चन आपको बुक और ऑथर से आ जाते हैं, तो वो हमारा थाउट के सेक्शन में इसलिए आता है क्योंकि थाउट में हम लोग यही पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी में किसने किसने कंट्रीब्यूशन दिया। थाउट में तो यही पढ़ते हैं हम लोग किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, और जो बुक है वो ज्योग्राफी के लिए कंट्रीब्यूशन ही है, तो इसीलिए बुक एंड ऑथर को हम लोग थाउट में रखते हैं। और यहाँ से हम उसको कवर करेंगे कि बहुत सारे बुक हैं, उन जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं कुछ, उसके ऑथर कौन से हैं, क्योंकि कई बार मैचिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें। और हम देखेंगे हमारा 9 यूनिट जो है ज्योग्राफिक टेक्निक्स, काफ़ी बड़ा यूनिट देखने में लग रहा है। ये पहले ये इसका नाम
तो यूनिट 9 हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैप देखेंगे और मैप बनाने की जो टेक्निक्स है डिफरेंट टाइप की, उसमें कोरोप्लेट टेक्निक देखेंगे हम, इजरिथिम टेक्निक देखेंगे और ये भी हमारा कोरोक्रोमेटिक टेक्निक को देख लेंगे हम लोग। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम, रिसेंटली जो एग्जाम हमारा जून 23 का हुआ है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए। और रास्टर और वेक्टर डेटा तो हमें देखना ही देखना है जीएस डेटाबेस में, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये। और उसके बाद हम चले आएंगे हमारा फंक्शंस ऑफ जीआईएस में। फिर हम लोग चले आते हैं सीधा रिमोट सेंसिंग की ओर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इन चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग चले आते हैं बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। हाँ, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग में सचमुच बेसिक देखना है हमें कि रिमोट सेंसिंग कैसे होता है, उसके जो प्रोसेस है, 7 फेज में प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जा रहा है हमसे कि अरेंज कीजिए 1 to 7 में कि कैसे कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है और कैसे वो करता है प्रोसेस, ये देखना है हमें। इसका जो भी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सेंसर्स, प्लेटफॉर्म रिजोल्यूशन, सैटेलाइट इमेज, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। फिर है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। जीपीएस कंपोनेंट, इसमें हमें देख लेना है डिस्पर्सन एंड इनक्वालिटी एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। और हाँ, अब इसमें देखिए यूनिट 9 में भी आपको कुछ टॉपिक हैं जो आपको पेपर 1 से कोरिलेट करेगी। पेपर 1 में हम लोग रिसर्च में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो आपको यहाँ यूनिट 9 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आप उस पेपर 1 के साथ मिला करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सैम्पलिंग के प्रोसीजर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, का स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, पेपर 1 में थोड़ा और पढ़ना होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशन, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और रिग्रेशन से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले तो आते ही हैं, इसमें आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सर ये मैकिंग क्या है? अच्छा, नहीं सर ठीक है। फिर इसमें हमको देखना है क्लस्टर एनालिसिस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। इसमें जो ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम है, बाइफर्केशन रेशियो है और ड्रेनेज डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है। इसमें ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम से रिसेंट एग्जाम में तो अभी नहीं आए हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखिएगा तो ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम से क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। हाँ, फिर जैसे कि ये हमारा कुछ एक लाइनोग्राफिक कर्व, हिप्सोग्राफिक कर्व और अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इससे भी क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को हमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में कवर कर लेना है। फिर हम अपने लास्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये यूनिट हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा यूनिट है, हम कह सकते हैं कि इस एक यूनिट को देखने के बाद लगता है कि वो पूरा का पूरा 9 यूनिट इसमें आ गया है। क्योंकि ये देखिए, इस यूनिट को हमको ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हमको अपना सिलेबस कवर करना है, एग्जाम क्रैक करना है, नहीं। इस यूनिट को हम तभी कवर कर पाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि इस यूनिट के थ्रू हम अपने इंडिया को जानेंगे। क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फीचर्स है वो हमको नहीं पता है अगर, तो हमारा ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम इस यूनिट से अपने इंडिया को जानेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे, तब हमें ये भारी नहीं लगेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो बहुत फैक्ट है,
उन चीज़ों को हमें याद रखने में परेशानियां होंगी, तो मैं आगे डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ कि उससे भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीका है जिससे हम उन फैक्ट को याद रख सकते हैं। तो ऐसे तो इसमें छोड़ने जैसी कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। फिजियोग्राफिक रीजन हो जाएगा हमारा। ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिमालय का हो चाहे वो पेनिनसुला का हो, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो ये आप जरूर पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। और यहाँ पर हमारा आ जाता है इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म कैसे हुआ है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मॉनसून की कुछ थ्योरीज हैं, तो सिर्फ ये जान लेना है कौन सी थ्योरी किसने दी है। जेट स्ट्रीम पढ़ लेना है, क्रायोस्फीयर को हम लोग छोड़ सकते हैं। हाँ, फिर हमें नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, सोयल का, वेजिटेशन का। फिर हम लोगों को जानना है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ कैसे कैसे हुआ है, क्या नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, और उसका जो कंपोजिशन है, रूरल में कितना पॉपुलेशन है, अर्बन में कितना पॉपुलेशन है। फिर हमारा जान लेना है हमें ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन, इन सब चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, अगर हमारे पास टाइम कम है तो इन सब चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। सर बंद नहीं कर, हटाना नहीं था सर, सिर्फ स्क्रॉल करना था। नहीं तो जब तक ये इसको हटा नहीं तो स्क्रॉल नहीं हो पाएगा। अच्छा वीडियो लॉक हो जाता है। अच्छा। तो ये देखने के बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखना है हमें, और हमारा इंडस्ट्रियल रीजन देखना है, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी देखना है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में हमारा रोडवे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोडवे से जैसे हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा हाईवे किस एरिया को जोड़ने का काम करता है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग जरूर देख लेनी है, इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पेपर 1 में भी काम करेगा। ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, उसका इकोनॉमिक क्या इफेक्ट है इंडिया पर वो देख लेंगे हम लोग। और भारत में जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो हम लोग वैसे तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में कवर कर लेंगे उसको, लेकिन थोड़ा इंडिया के एस्पेक्ट में हमको पढ़ लेना है यहाँ। तो ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो आप लोगों को लेना है। और इसमें एक चीज़ें और हैं जो हम लोगों को देखनी है, वो है, और है क्या इसमें सर? नहीं है ना। इसमें है कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है और हमारा जो नेचुरल पार्क रहता है, ये कहाँ पर है, कौन सा वाला, किसका क्या नाम है और कहाँ पर है, वो स्टेट वाइज कवर करना है हमें। वो आपको अलग से इस सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन वो आप लोगों को देख लेना है। चाहे टाइगर रिजर्व है तो उससे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेना है। और पासेस देख लेनी है आप लोगों को। पासेस हमारा पास तो हमारा नॉर्दर्न इंडिया में ही हमको मिलेगा, जो भी हमारे माउंटेनियस स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और कुछ पास हमको साउथ के स्टेट में मिलेंगे, हमारे वेस्टर्न साउथ में, ठीक है। तो उन पासेस को हमें कवर कर लेना है, पासेस से लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें ये चीज़ें ध्यान रहे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हमें सिर्फ सिलेबस से ही कवर नहीं करना है, हमें कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस कवर करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है जो आप लोगों को हमेशा एग्ज़ाम हॉल के अंदर ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको माइंड में ये प्रेशर नहीं रखना है कि हमें हर हाल में एग्ज़ाम क्लियर करना है, नहीं।
आपको वहाँ पर माइंड में ये रखना है कि क्वेश्चन है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अगर आप प्रेशर ले लेते हैं कि हमें हर हाल में एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वहीं पर आपका जो माइंड है वो सट हो जाता है और आप आगे नहीं सोच पाते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले हमें उन चीज़ों को बात माइंड से हटा देना है। और एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा 5-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सिलेबस में कभी चर्च भी नहीं किए गए होंगे, कहीं नहीं होगा और आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे, पर वो 5-7 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सब के लिए है। तो वो 5-7 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में डाले ही जाते हैं, इसलिए कि वो क्वेश्चन देखने में लगे कि उसका लेवल जो है अच्छा है। वो सिर्फ लेवल को बढ़ाने के लिए होता है, आपको क्रैक करने से रोकता नहीं है वो एग्ज़ाम को। तो उस 5-7 क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है कि ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। नहीं, आपको उसको देखना नहीं है, आपको पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप किसको सॉल्व कर पा रहे हैं। और हमेशा अपने एग्ज़ाम देने के बाद आपको जब आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाता है तो आपको एनालिसिस करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से कितने क्वेश्चन को आप कवर कर पा रहे हैं, कौन है जो आपको समझ में आ रहा है, कौन है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, और किसके ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं लेकिन आप आंसर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे और आगे मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी कंटिन्यू। मैं जो अभी 70 डेज़ का टारगेट बैच ली हूँ हमारे दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट वाइज मैं क्लियर करती चलूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इस कम टाइम में हम पूरा सिलेबस कवर कर लें ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा के ये बता भी चुकी हूँ। हाँ, आप लोग पहले से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे, तो आप लोग कवर कर रहे होंगे और कवर करते आइए, और मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ कवर करती हुई चलूँगी। हर रोज़ मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और उस क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। एक मिनट, ख़त्म करने से पहले कुछ बातें और। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मैम, ठीक है। ओरिएंटेशन काफ़ी क्लासेस काफ़ी अच्छा रहा है, और जहाँ तक मैं भी खड़ा था, मैं भी बैठा हुआ था क्लासेस में, तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी समझ में आई कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टर्म्स पढ़ रहे हैं, और आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। जैसा कि मैम ने कहा कि 17 डेज़ के टारगेट हैं, तो हम वैसे क्वेश्चंस वैसे टॉपिक्स को कवर करें जो हाईलाइटेड हैं, ताकि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमसे क्वेश्चंस कर सकें। बाकी हम बात इस दिसंबर के बाद फाउंडेशन बैच भी करेंगे, वहाँ पर जीरो से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम कवर करेंगे। अभी जो मैम ने सिलेबस डिस्कस की और वहाँ जो उन्होंने मेन पॉइंट जो बताया है, तो उसकी जो PDF है वो हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के व्हाट्सएप लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप्स है, और वहाँ पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये ऑफलाइन क्लासेस था, इसकी मैं रिकॉर्डिंग की है, और ये रिकॉर्डिंग आज शाम तक यूट्यूब के ऊपर क्लासेस पर आ जाएंगी, और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। एंड मैम ने बातें कही हैं थ्योरी और मॉडल्स की, जहाँ तक मैंने हर एक यूनिट में देखा, नहीं मैम, थ्योरी और मॉडल्स काफ़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्पेशल क्लास 5 से 6 दिन का हो, क्वेश्चंस एंड साथ में कॉन्सेप्ट तो करते ही जा रहे हैं, अगर हम थ्योरी एंड मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन सेशन लें तो काफ़ी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और वो हर एक यूनिट को कवर कर लेगा। मान लीजिए अगर हम हर एक यूनिट में हमने देखा है 4, 3, 4, 5, 6 इस तरह के मॉडल्स हैं, तो लगभग 50-60 मॉडल्स हैं अगर हमारे, तो 50-60 मॉडल हम करते हैं तो लगभग 30-40 क्वेश्चन, मतलब 20-30 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आने 50 से 70% क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, तो वो काफ़ी आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस कैसे आए हैं और उसके क्या ऑप्शंस क्या सही होने चाहिए, और जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस में क्या उसके अदर आउटपुट आप निकाल के ला सकते हो, इसके बारे में हम बता देंगे। साथ ही साथ उसके साथ कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसके साथ जो मतलब 5-6 दिन का सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, आप ज़रूर करिए। चाहे वो वीडियो हो सकती है रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे लाइव में हो, किसी फॉर्म में हो सकती हैं, वो आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कल से हम मिलते हैं नए सेशन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
ताकि और फीडबैक आप ज़रूर लिखेंगे ताकि मैम का कैसा ओरिएंटेशन क्लास रहा, आपको क्या जाननी है, आप ज्योग्राफी में क्या जानते हैं, कैसे तैयारी करनी है, वो तमाम प्रश्न खुद मैम पढ़ेंगी कमेंट्स को एंड उसका आंसर आपको ज़रूर करेंगी। मैं भी कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।